गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि आप लोगों की जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं, हम मेडिकल फ्रेटर्निटीज़ जो हैं फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त को ब्रेस्ट फीडिंग वीक की तरह सेलिब्रेट करते हैं। ब्रेस्ट फीडिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये हम सबको पता है। इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। इसके ये कैसे प्रॉपर तरीके से करना चाहिए और इसके दौरान आपको अपने खान पान में क्या ध्यान देना चाहिए, इससे रिलेटेड सारी जानकारी मैं आपको देने वाली हूँ। ब्रेस्ट फीडिंग इतना इंसिस्ट क्यों करते हैं, हम सभी को पता है। जो भी बातें मैं यहाँ बोलने वाली हूँ इसमें से बहुत सारी बातें हम सबको या आप सबको पता होंगी। तो ब्रेस्ट फीडिंग जो है वो इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये मदर और बेबी दोनों के लिए बेनिफिशियल है। बच्चे को माँ के दूध से ज़्यादा और किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। कोई भी न्यूबॉर्न बेबी है, जब भी वो जन्म लेता है उसके बाद आप जितना जल्दी फीडिंग स्टार्ट करेंगे उतना जल्दी ब्रेस्ट फीडिंग स्टेब्लिश होता है। ब्रेस्ट फीडिंग के यदि मैं एडवांटेजेस के बारे में बात करूं तो बच्चे के लिए तो आपको मालूम है शुरू का दूध अमृत होता है। जो कोलेस्ट्रॉल निकलता है उसमें बहुत सारे एंटीबॉडीज़ होते हैं जो कि बच्चे को इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। एलर्जी से प्रिवेंट करने के लिए एंटी एलर्जेंस होते हैं उसमें, और ये बहुत ही न्यूट्रिशियस भी होता है बच्चे के लिए, जिससे कि बच्चे को सबसे इम्पॉर्टेंट, यदि बच्चे के लिए आप पूछेंगे तो बच्चे के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट यही कि उसकी इम्यूनिटी को डेवलप करने के लिए, या जो एंटी एलर्जिक कंडीशंस होती हैं, जो एलर्जीज को प्रिवेंट करने के लिए इनिशियल मिल्क कोलेस्ट्रॉल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अभी ब्रेस्ट फीडिंग जो है वो सिर्फ बच्चे के लिए ही इम्पॉर्टेंट नहीं है। हमको दूध सिर्फ इसीलिए नहीं पिलाना है क्योंकि हमको बच्चे को दूध की ज़रूरत है। ब्रेस्ट फीडिंग इसीलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये माँ और बच्चे के बीच में एक बॉन्ड क्रिएट करता है। ब्रेस्ट मिल्क जो है वो एकदम प्योर है, इन्फेक्शियस नहीं है, उसमें इन्फेक्शन के कोई चांस नहीं है। दूसरी चीज़ वो रेडियली अवेलेबल है, जब आप चाहें, जब बच्चा चाहे तब वो दूध मांग सकता है। आपको उसके लिए कोई प्रिपरेशन नहीं करनी है, आपको उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा कैरी नहीं करना है। इट कैन बी डन एनीवेयर एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। जब बच्चे की डिमांड है तब आप उसे फीड करा सकते हैं। ब्रेस्ट फीडिंग से, ब्रेस्ट मिल्क से बच्चे की भूख तो जाती ही है, साथ ही में उसमें जो लिक्विड मतलब पानी का अमाउंट होता है वो भी बच्चे को मिलता है। तो बच्चे की पानी की और फूड की जो भी रिक्वायरमेंट है वो ब्रेस्ट मिल्क से पूरी होती है। तो इनिशियल 6 months we give exclusive breastfeeding, we advise exclusive breastfeeding for initial 6 months of baby's life। शुरू के 6 महीने तक बच्चे को अलग से ऊपर से आपको पानी देने की भी ज़रूरत नहीं है। बहुत सारी जगहों पर बहुत सारी धारणाएं हैं। लोग बोलते हैं शहद चटाओ, बच्चे को शहद लगाना चाहिए पहले, या कुछ लोग अलग अलग टाइप का पानी पिलाते हैं। जैसे नॉर्थ इंडिया में गंगा जल पिलाने का बड़ा ट्रेंड है या गुट्टी पिलाने का बड़ा ट्रेंड है। तो शुरू के 6 महीने इन सब में से किसी भी चीज़ का आप बच्चे को सेवन ना कराएं। शुरू के 6 महीने सिर्फ एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग विल बी सफिशिएंट फॉर द थ्रस्ट एंड द हंगर ऑफ बेबी। पानी भी पिलाने की जरूरत नहीं है आपको। ब्रेस्ट फीडिंग में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो हैं, इम्पॉर्टेंट जो चीज़ें हैं मैं आप फोकस करना चाहूँगी कि आप ब्रेस्ट फीडिंग की मतलब ब्रेस्ट फीडिंग के लिए आप क्या प्रिपरेशन करें, है ना। यही मेरा टॉपिक है आज का। हमारा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो ये है प्रिपरेशन फॉर ब्रेस्ट फीडिंग। तो फीडिंग की तैयारी हर माँ जो माँ बनने वाली है, जो प्रेग्नेंट है आज, वो 9 महीने बाद एक बच्चे को जन्म देने वाली है, तो उसे बच्चे को दूध पिलाना है। तो वो दूध पिलाने के लिए माँ का स्वस्थ रहना, स्वस्थ आहार लेना, न्यूट्रिशियस डाइट लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड पोस्ट प्रेगनेंसी ऑल्सो। ब्रेस्ट के लिए मैं आपको बताती हूँ, मतलब जो मैं अपने पेशेंट्स को सजेस्ट करती हूँ कि मैं सेकेंड ट्राइमेस्टर से ही मैं ब्रेस्ट एग्जामिनेशन कर लेती हूँ अपने पेशेंट्स का। यदि उनके निपल का पोजीशन प्रॉपर नहीं है, निपल अंदर की तरफ हैं या छोटे हैं, कभी कभी रिट्रैक्टेड, मसाज एंड पुल द निपल्स अप सो दैट आफ्टर डिलीवरी द बेबी शुड बी एबल टू लैच द निपल प्रॉपरली। फीडिंग के लिए एक तो मैंने यही बताया, न्यूट्रिशन का बहुत अच्छा ध्यान रखना है। आप जो भी खाएंगे, जैसा भी खाएंगे, वही आपको आपके बच्चे को दूध के रूप में मिलने वाला है।
यदि आपके शरीर में किसी भी चीज़ की कमी है, जैसे आयरन की कमी है, आपको एनीमिया है, तो आपके बच्चे को जो दूध मिलेगा वो भी आयरन में कम रहेगा, मतलब वो भी एनीमिक हो सकता है ना। आपके बॉडी में यदि मल्टीविटामिन्स की कमी है, आप डेफिशिएंट हैं, तो आपके बच्चे को वो डेफिशिएंसी मिलेगी। तो इसीलिए आपको अपने न्यूट्रिशन का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है फीडिंग के दौरान। जैसे ही डिलीवरी हो जाती है, जब तक डिलीवरी नहीं होती है, तो मैं साइंटिफिक बात बताती हूँ। सबसे पहले तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हमारा जो एक्स्ट्रा एनर्जी रिक्वायरमेंट होता है या हमको जो एक्स्ट्रा डाइट लेनी होती है, सब बोलते हैं ना कि अभी तुम माँ बनने वाली हो, अभी तुमको 2 लोगों का खाना खाना चाहिए। तो ये एक जनरल टर्म हो गया कि 2 लोगों का खाना खाना चाहिए। 2 लोगों का खाना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता, बट इन शॉर्ट हर कोई ये समझाना चाहता है कि हमको हमारा डाइट इम्प्रूव करना है, न्यूट्रिशियस डाइट लेना है, एक बैलेंस डाइट लेना है, जिसमें कि हमको आयरन, कैल्शियम, विटामिन ये सब प्रॉपर मात्रा में मिले। होता क्या है, जब तक हम प्रेग्नेंट रहते हैं तब तक घर वाले भी हमारा बहुत ध्यान देते हैं, बेटा तुमने दवाई खाई कि नहीं, बेटा तुमने प्रोटीन पाउडर लिया कि नहीं, है ना। लेकिन जैसे ही डिलीवरी हो जाती है तो सब ये बताने लगते हैं कि तुम ये मत खाओ, तुम ये मत खाओ, तुम ये मत खाओ। कोई ये नहीं बताता कि एक्चुअली खाना क्या है। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी द एनर्जी रिक्वायरमेंट, एक्स्ट्रा एनर्जी रिक्वायरमेंट इज 300 किलो कैलोरीज। प्रेगनेंसी के दौरान आपको 300 किलो कैलोरीज एक्स्ट्रा खाना खाना है। एंड ड्यूरिंग लैक्टेशन, जब आप बच्चे को दूध पिलाते हैं, द रिक्वायरमेंट इज 450 किलो कैलोरीज। सो यू कैन इमेजिन, जितना आप डिलीवरी से पहले खाते थे उससे ज्यादा आपको डिलीवरी के बाद खाना है ना। पर होता इसका उल्टा है। क्या होता है, जैसे ही डिलीवरी हो जाती है घर वाले सिर्फ दलिया और सूजी खिलाना शुरू कर देते हैं, सिर्फ दाल और रोटी खिलाना शुरू कर देते हैं, है ना, ताकि ना पक जाए। इसके डर से बहुत दिन तक बच्चे को नुकसान ना हो जाए। आप ये खाओगे तो बच्चे को गैस बनेगी, आप वो खाओगे तो बच्चे को ऐसा होगा। इस चक्कर में प्रॉपर न्यूट्रिशन देते ही, जितना आप प्रेगनेंसी में खा रहे थे उससे ज्यादा खाना चाहिए। ऐसा डिलीवरी के बाद ध्यान देते हैं इन चीजों के ऊपर। जैसे ही डिलीवरी हो जाती है आयरन कैल्शियम सब बंद कर देते हैं, कोई भी आयरन और कैल्शियम नहीं लेता। एक बात का ध्यान रखिए, यदि आप डिलीवरी के बाद हेल्दी डाइट नहीं लेंगे तो आपका जो भी मिल्क प्रोड्यूस हो रहा है वो न्यूट्रिशनली डेफिशिएंट रहने वाला है। आपके बच्चे को जो भी रिक्वायर्ड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और चीज़ों की ज़रूरत है वो चीज़ें नहीं मिलेंगी। ऑब्वियसली उसका फिर ये डेवलपमेंट भी रुकेगा, हो जाता है। और जब बच्चा माँ के पेट में रहता है तब बच्चे के दौरान डॉक्टर जो भी आयरन, कैल्शियम, विटामिन्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो आपको देते हैं उनका सेवन करना है। उनको खरीद के रखना नहीं है, सिर्फ उनका सेवन भी करना है, उन्हें खाना भी है ना। फीडिंग के लिए एक जो प्रिपरेशन मैं बताती हूँ आपको, सबसे इम्पॉर्टेंट फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज प्राइवेसी। प्राइवेसी होना ब्रेस्ट फीडिंग के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है। आप जहाँ भी हैं, रिलेटिव्स हैं, करती हूँ कि जैसे ही को प्रॉपर प्राइवेसी दें ताकि वो अपने बच्चे को फीड कराने में अनकंफर्टेबल फील ना करे, ठीक है। ब्रेस्ट का एक्सपोजर शुड बी प्रॉपर। आपको कोई फीडिंग ब्रा या कोई फीडिंग गाउन लेने की जरूरत नहीं है। द एक्सपोजर ऑफ ब्रेस्ट शुड बी वेरी क्लियर, इट शुड बी कंप्लीटली एक्सपोज्ड। बच्चे के हाथ में कोई मिटिन्स नहीं चाहिए, मतलब ग्लव्स, जो ग्लव्स पहनते हैं ना बच्चे, वो बिल्कुल नहीं पहनाना है बच्चे को। जब आप बच्चे को दूध पिलाने के लिए अपने पास ले रहे हैं, उसे आपके बॉडी को, आपकी महक को महसूस करने दीजिए, उसको आपके ब्रेस्ट को फील करने दीजिए। जब आप फीड कराने के लिए बच्चे को अपने पास लें, एक तो बहुत इंपॉर्टेंट बात जो मैं बोलती हूँ कि सिर्फ फीड कराने के लिए बच्चे को अपने पास नहीं लेना है। बच्चा जैसे ही हो जाता है सब घर वालों को लगता है कि हमें इसको खिलाना चाहिए, पर बच्चे को ज्यादा समय माँ के पास रखना है ताकि वो माँ को पहचानेगा, माँ के साथ कंफर्टेबल होगा। फीड कराते समय जब आप बच्चे को अपने पास लेते हैं, यू शुड बी एट कंफर्ट। आप जिस भी पोजीशन में फीड करा रहे हैं वो पोजीशन कंफर्टेबल पोजीशन होनी चाहिए, जिस पोजीशन में आप आराम से 20 से 25 मिनट बैठ सके। तो कैसे बैठेंगे, यदि आप झुक झुक के फीड कराएंगे, एबनॉर्मल पोजीशन में ऐसे ऐसे झुक के फीड कराएंगे तो आप कभी भी बहुत देर तक फीड नहीं करा पाएंगे, आपका बैक एक स्टार्ट हो जाएगा। तो फीड कराने के लिए हमेशा बैक को रेस्ट करिए, पीछे एक पिलो रखिए, बच्चे को प्रॉपर हाइट पे पकड़िए, प्रॉपरली होल्ड करिए, इट शुड बी तो जब प्रॉपर होना चाहिए। आप चाहो तो नीचे एक पिलो रख सकते हो, उसे प्रॉपर हाइट पे रख सकते हो। फीड कराते समय बच्चे को आपकी बॉडी फील करने दीजिए, और कभी भी निप्पल डायरेक्ट बच्चे के मुंह में मत डालिए, फोर्सफुली तो बिल्कुल मत डालिए, ठीक है।
यहाँ पर एंगल ऑफ माउथ, यहाँ पे जब आप निपल को टच करेंगे तो बच्चा खुद ब खुद अपने आप दूध को ढूंढता है, मुंह खोलता है और उसको पकड़ने की कोशिश करता है। ये रिफ्लेक्स भगवान ने डाल के भेजा हुआ है हर बच्चे के अंदर। इसको बोलते हैं रूटिंग रिफ्लेक्स, जिससे कि बच्चा खुद मिल्क मतलब निपल ढूंढता है माँ का और दूध लेने की कोशिश करता है। दूध पिलाते समय जब भी आप फीडिंग स्टार्ट करते हैं तो बच्चे के मुंह में सिर्फ निपल नहीं डालना है। निपल के बाजू में एक राउंड ब्लैक कलर का एरिया होता है, टिप नहीं है। आप पर लेचिंग हो गया, फिर आप कंफर्टेबली फीड कराइए। जब तक बच्चा खुद दूध नहीं छोड़ देता तब तक फीड कराइए। एट अ टाइम दोनों तरफ से फीड कराने की कोशिश करिए। अभी लेफ्ट कराया है तो फिर राइट साइड से भी थोड़ा सा फीड कराइए। फीड कराने के बाद आप नीचे रखिए। चलिए, अभी ये संजीवनी कापसे ने क्या क्वेश्चन पूछा है, इज इट ओके टू वेयर टाइट क्लोथ्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, बट यू शुड वेयर कंफर्टेबल क्लोथ्स, नीदर टाइट नॉर वेरी लूज। बहुत सारे लोग क्वेरी करते हैं कि मैडम हम अंडर गारमेंट्स में पहने या ना पहने, ब्रा पहने या नहीं पहने। कुछ लोगों को अंडरवेयर में भी प्रॉब्लम होती है, दे आर नॉट एबल टू वेयर इट। सो वेयर अ प्लस साइज यूजीज and bra must be there. It should get the proper support to the breast, otherwise loosening का प्रॉब्लम रहता है। स्ट्रेच मार्क जैसे आपके पेट के ऊपर आते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ऐसे ही ब्रेस्ट पे भी आते हैं। तो उनको भी प्रिवेंट करने के लिए जो स्ट्रेच मार्क की क्रीम्स होती हैं वो आप एब्डोमेन पे तो लगाते ही हैं, आप ब्रेस्ट पे भी अप्लाई कर सकते हैं। ब्रेस्ट फीडिंग की प्रिपरेशन में जैसा कि मैंने आपको बताया, प्राइवेसी इंपॉर्टेंट है, न्यूट्रिशन इंपॉर्टेंट है, कंफर्टेबल पोजीशन इंपॉर्टेंट है ना। कंफर्टेबल पोजीशन हो गया और प्रॉपर लैचिंग हो गया, और कंफर्टेबल पोजीशन हो गया, प्रॉपर लैचिंग हो गया। जब तक बच्चा फीड कर रहा है आप फीड कराइए। उसके बाद में जब आपको ऐसा लगता है कि या तो बच्चा खुद फीड करने के बाद जब उसका पेट बना है तो डायरेक्ट पुल मत करिए। यदि आप डायरेक्ट खींचेंगे और बच्चा दूध पी रहा है तो उससे निपल इंजरीज होने का रिस्क रहता है। तो ऐसे में यू जस्ट पुट अ फिंगर एट द एंगल ऑफ माउथ, बच्चे धीरे से वो निपल छोड़ देते हैं, फिर आप अपना ब्रेस्ट रिमूव कर सकते हैं। क्योंकि ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान ब्रेस्ट इंजरीज होना भी बहुत कॉमन है। वाई डू वी फील इचीनेस, वेयर बेटा, कहाँ इचीनेस, ब्रेस्ट में। ब्रेस्ट में स्ट्रेचिंग के कारण इचीनेस होता है। और जब बच्चे दूध पीते हैं और दूध की मात्रा यदि सही नहीं है या दूध कम आ रहा है तो वो बहुत फोर्सफुली सक करते हैं, बहुत प्रेशर लगाते हैं, उसके कारण भी निपल्स में पेन होता है। निपल्स का इंजरी बहुत कॉमन है, मैंने आपको बताया। यदि बच्चा सिर्फ निपल पकड़ेगा, एरियोला नहीं पकड़ेगा तो निपल्स इंजर्ड हो जाते हैं। पीपल कम टू मी, लोग आते हैं मेरे पास में, लेडीज आती हैं, बोलती हैं कि मैडम हमको घाव हो गया। वो घाव इसीलिए होता है क्योंकि इम्प्रॉपर लैचिंग होता है। मुझे एक क्वेश्चन आया है, समटाइम्स आई फील माई निपल्स आर लीकिंग, सो इट इज नॉर्मल और आई हैव टू कंसल्ट गायनेकोलॉजिस्ट। अच्छा, यदि आप प्रेग्नेंट हैं, प्रेगनेंसी के दौरान किसी किसी को सेकेंड ट्राइमेस्टर में भी सिक्रेशंस बनना शुरू हो जाते हैं। सेकेंड ट्राइमेस्टर में सिक्रेशंस यदि बन रहे हैं तो उनको कुछ बहुत कम है, यदि कम मात्रा में है तो उसके लिए कोई ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है। और यदि बहुत ज़्यादा है, ज़्यादा मतलब ऐसा कि ब्रेस्ट एनगॉर्जमेंट हो रहा है, ब्रेस्ट में भर जाता है मिल्क, उसको प्रेस करके निकालना पड़ता है, तो फिर हमको सप्रेस करना पड़ता है मिल्क को। और यदि यही थर्ड ट्राइमेस्टर में मिल्क आता है, थर्ड ट्राइमेस्टर मतलब लास्ट के 3 महीने में, 7वें 8वें और 9वें महीने में, उसको हम थर्ड ट्राइमेस्टर बोलते हैं। यदि थर्ड ट्राइमेस्टर में मिल्क आता है तो उसको सप्रेस करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, ये जो आपने क्वेश्चन पूछा है, सॉरी मेरे पास नाम नहीं आ रहा है, ये किसने पूछा है, निपल जो लीकी निपल्स हैं, तो ये यदि आप प्रेग्नेंट नहीं हैं तो दिस इज कंसीडर्ड एबनॉर्मल। इफ यू आर प्लानिंग फॉर प्रेगनेंसी, यदि आपको बच्चा रखना है तो उस टाइम पे आपको डेफिनेटली गायनेकोलॉजिस्ट को कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि फिर हमको मिल्क को सप्रेस करना पड़ता है। क्योंकि मिल्क से प्रोलैक्टिन नाम का हार्मोन रिलीज होता है ना, जिनके ब्रेस्ट से मिल्क आता है उनमें प्रोलैक्टिन नाम का हार्मोन रेज्ड रहता है बॉडी में। ऐसे पेशेंट्स को प्रेगनेंसी रुकने में प्रॉब्लम होती है। तो यदि आप प्रेग्नेंट नहीं हैं और प्रेगनेंसी के लिए प्लान कर रहे हैं और निपल से सिक्रेशंस आ रहे हैं तो यू मस्ट डेफिनेटली कंसल्ट अ गायनेकोलॉजिस्ट। छोटा मोटा 1-2 ड्रॉप यदि आ रहा है तो उसके लिए खास कुछ करना नहीं पड़ता है, उसे आप इग्नोर भी कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन मेरे पास आया कि व्हाट आर द साइंस ऑफ ब्रेस्ट इन्फेक्शन एंड हाउ इट इज टू बी ट्रीटेड। ओके,
ब्रेस्ट इन्फेक्शन से आपका क्या मतलब है मैं नहीं समझ पा रही हूँ, पर मैं आपको बताने की कोशिश करती हूँ, ब्रीफ करने की कोशिश करती हूँ कि ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान हम जिन चीज़ों को एनकाउंटर करते मतलब हमको जो मिलती हैं चीज़ें, वो प्रॉब्लम्स बताती हूँ। एक तो मैंने आपको बताया बहुत कॉमन है कि निपल पे इंजरी हो जाती है, बहुत बड़े बड़े घाव, कट्स लग जाते हैं। समटाइम्स पीपल आर सरप्राइज कि मैडम इस बच्चे को तो दांत ही नहीं है, फिर ये काट कैसे लिया है इसने। तो वो काटता नहीं है, वो निपल को पुल करता है, जिसके कारण वो इंजरीज होती हैं। तो वो इंजरीज नहीं होना चाहिए, उसके लिए प्रॉपर लैचिंग, जैसा कि मैंने आपको बताया। उसके अलावा ब्रेस्ट इन्फेक्शन डायरेक्टली ऐसे नहीं होता है, पहले ब्रेस्ट एनगॉर्जमेंट होता है। यदि जैसे बच्चा दूध नहीं पी पा रहा है या इम्प्रॉपर निपल्स हैं, निपल अच्छे नहीं हैं, तो मदर फीड नहीं करा पा रही है, ऐसे केस में दूध बनना शुरू होता है, लेकिन वो यदि बच्चा पिएगा नहीं तो वो जमा होने लगता है। तो जब भी दूध जमा हो रहा है, ब्रेस्ट एनगॉर्जमेंट हो रहा है, तो हॉट फर्मेंटेशन मतलब गर्म पानी से आपको सिकाई करनी है, और जो भी दूध बन रहा है उस दूध को दोनों हाथ से प्रेस करके प्रॉपरली निकालना है। और ये आपको हर 2 घंटे में करना है। कभी कभी बच्चा फीडिंग भी बहुत अच्छा ले रहा है, उसके बाद भी दूध की मात्रा बहुत ज्यादा बनती रहती है, तो ऐसे में जो बचा हुआ दूध है फीड के बाद में जितना भी है वो आपको प्रेस करके निकालना है दूध को हॉट फॉर्मेंटेशन के साथ में। यदि आप ऐसे डायरेक्टली निकालेंगे तो वो बहुत पेनफुल होता है, आप प्रेस ही नहीं कर पाएंगे। बट यदि आप हॉट फॉर्मेंटेशन यूज करेंगे तो डेफिनेटली वो बहुत इजीली एक्सप्रेस हो जाता है। यदि आप फीडिंग मदर हैं, जैसे निपल्स प्रॉपर नहीं है और आपको फीड कराना है, तो आप उस ब्रेस्ट मिल्क को 8 घंटे तक रूम टेम्परेचर पे फीड करा सकते हैं। और यदि आप फ्रिज में रख देंगे तो फ्रिज में रख के तो आप आराम से 12 घंटे फीड करा सकते हैं। तो फ्रिज में यदि दूध रखा है तो उसको जब भी पिलाना है तो निकाल के नॉर्मल टेम्परेचर पे करना है और उसके बाद फीड कराना है। लेकिन यदि आपने ब्रेस्ट एनगॉर्जमेंट को मिस कर दिया है ना, आपने फीड नहीं मतलब एक्सप्रेस करके मिल्क निकाला नहीं, तो वो फिर इन्फेक्ट होता है और इन्फेक्ट होकर सिस्ट बनता है और एब्सिस बनता है, सॉरी नॉट सिस्ट, एब्सिस बनता है। और जब भी एब्सिस बनता है तो हमें उसको ड्रेन करना पड़ता है, तो उसका ट्रीटमेंट तो करना ही पड़ता है। बिना ट्रीटमेंट के ब्रेस्ट एब्सिस कभी भी ठीक नहीं होता है, इट नीड्स ट्रीटमेंट। सो आई ऑलवेज प्रे कि मेरे किसी पेशेंट को ब्रेस्ट एब्सिस नहीं होना चाहिए, उसके पहले ही हमने उसे कैच कर लेना चाहिए और उसको ट्रीट कर लेना चाहिए, है ना। तो उसको ट्रीट करने के लिए हॉट फर्मेंटेशन। एक चीज हमें ध्यान रखनी है कि हमको बेबी को फीड कराना है, ब्रेस्ट फीडिंग जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही इंपॉर्टेंट ये स्टेप भी है कि योर ब्रेस्ट शुड बी सॉफ्ट, इट शुड बी सॉफ्ट, है ना, इट शुड नॉट बी हार्ड, देयर शुड नॉट बी एनी रेडनेस, देयर शुड नॉट बी एनी एनगॉर्जमेंट, इट शुड बी सॉफ्ट आफ्टर फीडिंग योर बेबी। ब्रेस्ट फीडिंग एडिक्वेट है कि नहीं, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो लोग मुझसे पूछते हैं कि मैडम मेरे को दूध बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये मुझे कैसे पता चलेगा। आपका ब्रेस्ट मिल्क एडिक्वेट है कि नहीं वो ऐसे पता चलता है कि यदि आपका दूध पीने के बाद बच्चा 2 घंटे सोता है और 2 घंटे के बाद फिर से दूध की डिमांड करता है, तो इट मीन्स योर फीड इज एडिक्वेट। तो ऐसे में कुछ खास करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हेल्दी डाइट, अपने सप्लीमेंट्स, वही नॉर्मल चीजें आपको चलने देना है। पर यदि आपको ऐसा लगता है कि आपका ब्रेस्ट मिल्क एडिक्वेट नहीं है तो यू मस्ट, जब भी हम ये देते हैं ब्रेस्ट मिल्क इंप्रूव करने के लिए, कई प्रिपरेशन हमारे पास ऐसे भी रहते हैं जिससे ब्रेस्ट मिल्क का क्वालिटी भी इंप्रूव होता है ना, जिसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स रहते हैं। अरे दीजिएगा, ब्रेस्ट मिल्क का क्वालिटी इंप्रूव करने के भी इंग्रेडिएंट्स रहते हैं। तो इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल टू टेक प्रोटीन पाउडर्स ड्यूरिंग फीडिंग। यदि थायराइड है आपको तो आपको थायराइड की दवाई जरूर खानी चाहिए। आप यदि थायराइड लेते रहेंगे तो फिर बच्चे को अलग से कुछ देने की जरूरत नहीं है, आपके थ्रू बच्चे को थायराइड मिलता रहेगा। फीडिंग के दौरान कौन सी दवाई खाना, कौन सी दवाई नहीं खाना, ये भी एक बड़ा क्वेश्चन रहता है। काफ़ी सारी मेडिसिन जो भी हम रेगुलरली यूज़ करते हैं, जैसे एंटीबायोटिक्स, मतलब जैसे फीवर की दवाई और कुछ छोटे मोटे पेन किलर्स, मोस्टली सेफ होते हैं ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान। कभी भी लेकिन हमेशा मैं यही सजेस्ट करती हूँ कि डॉक्टर की सलाह के बिना कोई दवाई ना लें, गायनेकोलॉजिस्ट को ज़रूर कंसल्ट करें। हाँ, यदि सिडेटिव्स हैं, एंटीसाइकोटिक्स हैं, तो वो सब चीज़ें हमको अवॉइड करनी चाहिए फीडिंग के दौरान, मतलब उसमें ब्रेस्ट मिल्क ये एडवाइजेबल नहीं रहता है। एक और क्वेश्चन है मेरे पास, आर देयर एनी स्पेसिफिक ब्रेस्ट केयर रूटीन आई शुड फॉलो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी? Yes, I told you that you should examine your breast. If your nipples are not proper, do massage. And if there is history, जैसे आप सेकेंड टाइम प्रेग्नेंट हैं, if there is history in previous pregnancy कि आपको मिल्क आया ही नहीं था, तो you should start taking lactoboosts जो रहते हैं, जिनको हम बोलते हैं जो मिल्क प्रोडक्शन बढ़ाने वाली दवाइयाँ होती हैं, एटलीस्ट 3rd ट्राइमेस्टर में से आपने शुरू कर देना चाहिए, है ना।
डिलीवरी के दौरान और फर्स्ट प्रेगनेंसी में यदि आपको ऐसा लगता है कि डिले हुआ, बच्चा आपके पास नहीं था या एनआईसीयू में कहीं शिफ्ट हुआ था, ये भी एक बहुत कॉमन रीजन रहता है ब्रेस्ट मिल्क इनएडिक्वेट होने के लिए कि यदि बच्चा माँ के पास न रहे, एनआईसीयू में शिफ्ट रहे, माँ के पास रहने से जो हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड है वो प्रोलैक्टिन रिलीज करता है, और यदि ऐसा ना हो, वो पास में न इनएडिक्वेट फीडिंग, इनएडिक्वेट फीड या इनएडिक्वेट ब्रेस्ट मिल्क का प्रॉब्लम जाता है। यदि प्रीवियस हिस्ट्री ऐसी कोई है कि पिछली प्रेगनेंसी में फीड नहीं आया था, बच्चे के लिए दूध नहीं हुआ था, तो इस प्रेगनेंसी में डेफिनेटली थर्ड ट्राइमेस्टर से आपने ट्रीटमेंट स्टार्ट करना चाहिए। हाउ विल प्रेगनेंसी अफेक्ट माई ब्रेस्ट एंड वॉट अकर्स इन माई सेकेंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर, वॉट चेंजेस अकर इन माई सेकेंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर। अच्छा, ठीक है, प्रेगनेंसी के दौरान ब्रेस्ट में क्या चेंजेस आते हैं, यही पूछना चाह रहे हैं इस क्वेश्चन के थ्रू। प्रेगनेंसी के दौरान ब्रेस्ट साइज तो इंक्रीज होता है, इनिशियल डेज ऑफ प्रेगनेंसी में ही स्टार्ट हो जाता है, 8 वीक से ब्रेस्ट चेंजेस स्टार्ट हो जाते हैं। अंदर जो ये रहते हैं, डक्ट्स रहते हैं, लेक्टिफेरस डक्ट्स जो रहते हैं, वो बढ़ना शुरू हो जाते हैं, इंक्रीज होना शुरू हो जाते हैं, ब्रेस्ट बड़े हो जाते हैं। मैंने बताया ब्रेस्ट पे स्ट्रेच मार्क्स भी आते हैं ड्यूरिंग सेकेंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर, सो यू मस्ट अप्लाई क्रीम्स और प्रिपरेशन टू अवॉइड स्ट्रेच मार्क्स ऑन योर ब्रेस्ट ऑल्सो। ब्रेस्ट का डार्कनिंग होता है, एरियोला जो है, एक एरियोला तो होता है, उसके ऊपर एक सेकेंडरी एरियोला डेवलप होता है प्रेगनेंसी के दौरान, है ना। और ब्रेस्ट जो होते हैं बहुत अगली दिखने लगते हैं, ये सब प्रेगनेंसी में चेंजेस होते हैं, बट दीज आर रिवर्सिबल चेंजेस, है ना। डिलीवरी के बाद मसाज के प्रॉपर मसाज और प्रॉपर केयर से ये चेंज काफी हद तक रिवर्स हो जाता है, इट इज नॉट परमानेंट। और यदि आपकी तरफ से कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। डन ना, फिनिश करो।